सो ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉस्फोलिपिड्स का मेम्ब्रेन में, ठीक है। पार्शियल एसिमेट्री हमको लिपिड बायलेयर में देखने को मिलता है। एसिमेट्री मेंटेन बाय ट्रांसपोर्टर फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज, ठीक है। ये एसिमेट्री जो है पूरा मेंटेन करते हैं फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज। एंड जो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, इनकी जो सिंथेसिस होती है यूकैरियोट्स के अंदर एससीआर में होती है। फॉस्फोलिपिड्स की जो सिंथेसिस होती है इन सबकी, एंड प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इनकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। हाँ, तो ये स्फिंगोसीन बेस्ड ग्लाइकोलिपिड हमने देखे थे ना। स्फिंगोसीन एक हमारा हो जाता है सेरिब्रोसाइन, कि स्फिंगोसीन में एक फैटी एसिड ऑलरेडी होती है, एक फैटी एसिड लग के हमारा क्या बन जाता है, सेरामाइड बन जाते हैं। इन सेरामाइड में ग्लूकोज ऐड कर दो तो ये ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड हो जाएगा। देन इसी तरीके से ये गैलेक्टो सेरिब्रोसाइड हो जाता है। एंड ऐसे अगर हम इसमें लगा दें, अगर सेरामाइड तो है ही हमारे पास, एंड इसमें अगर हम ओलिगोसेक्राइड ऐड कर दें तो वो हमारा ग्लोबोसाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें सियालिक एसिड ऐड कर दें सो ये गैंग्लियोसाइड हो जाता है, जिसके पास ये सियालिक एसिड होता है ऑलिगोसेक्राइड पे। सो इज अ रिसेप्टर, ये जो गैंग्लियोसाइड होता है ना, बहुत सारे वायरसेस के लिए रिसेप्टर की तरह काम करता है, विच इनफैक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, कॉलेरा टॉक्सिन, सो इन सबका रिसेप्टर ये गैंग्लियोसाइड होता है। एक सियालिक एसिड हो सकता है इसके ऑलिगोसेक्राइड पे, ठीक है। और वो डिपेंड करता है, जैसे ये हमारे पास पूरा जो है ग्लूकोज गैलेक्टोज लगा हुआ है, देन हमारे पास एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन है, एंड देन गैलेक्टोज है। इस वाले गैलेक्टोज पे एक सियालिक एसिड है, हमने ये रिमूव कर दिया यहाँ से। एक गैलेक्टोज अगर रिमूव कर दिया तो हमारे पास बचा ये गैंग्लियोसाइड GM1 होता है। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ से एक गैलेक्टोसाइड रिमूव कर दिया ये वाला, तो ये बचेगा हमारा GM2। देन अगर हमने से इसमें से एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन रिमूव कर दिया तो हमारे पास GM3 बचता है। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। यहाँ पर सियालिक एसिड होता है। सो GM1 तो ये वाली फॉर्म हो गई पूरी, ग्लूकोज गैलेक्टोज सियालिक एसिड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन एंड गैल्टोज, गैल्टोज रिमूव कर दिया, GM1 2 हो गया, एंड देन यहाँ से एन एसिटाइल भी रिमूव कर दिया तो ये हमारा बचता है GM3। तो इस तरीके से ये टाइप्स के गैंग्लियोसाइड होते हैं जो एज अ रिसेप्टर भी काम करता है। स्टेरॉल्स की अगर हम बात करें, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं बट ये ट्रू लिपिड नहीं होता है। स्टेरॉल्स बेसिकली ट्राइटरपीन्स होते हैं। ये आइसोप्रीन यूनिट्स जो होती है ना, IPP 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, उसके पॉलीमर्स होता है, तो वो मिलके बनाते हैं ये ट्राइटरपीन। स्टेरॉल्स बेसिकली वही होता है। हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में मिलता है। एनिमल्स में स्टेरॉल प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट्स में एब्सेंट होता है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं, स्टेरॉल ये एज अ टेम्परेचर बफर भी काम करते हैं, एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाते हैं। इनकी हाई एफिनिटी होती है स्फिंगोलिपिड्स के लिए। सो ये एज अ प्रिकर्सर भी काम करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन विटामिन डी में हमने देखा ना, कोलेस्ट्रॉल से बनता है स्टेरॉयड हार्मोन विटामिन डी, तो ये बाइल एसिड के लिए भी एज अ प्रिकर्सर का काम करते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं स्टेरॉल के। दे आर सिंथेसाइज, इनका सिंथेसिस जो होता है वो लीवर में होता है, एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट से भी हम इनको ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को, एंड लीवर में इनका सिंथेसिस होता है एंड इन्वॉल्व इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो जो ये जो स्टेरॉल्स होते हैं इनका सिंथेसिस लीवर में होता है, एंड ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, फैट के एमल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इनका सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। देखो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो एक सूडो फ्लूइड नेचर की होती है हमारी मेम्ब्रेन, दैट इज़ ना तो वो कम्प्लीटली जेल होती है ना वो कम्प्लीटली सॉलिड होती है। सो ये जो एक जेल और सॉल के एक चेंजेस होता रहता है। सो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो होती है, इट इज़ ड्यू टू मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड टाइप ऑफ लिपिड्स की वजह से होती है। सो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो होती है ना, इट इज़ ड्यू टू मेम्ब्रेन लिपिड्स या फिर टाइप्स ऑफ लिपिड्स की वजह से होती है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज़ मेजर्ड बाय, इसको हम TM से मेजर करते हैं। TM जो होता है ये एक थर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है और ट्रांजिशन पॉइंट होता है। TM जो होता है इट इज़ द पॉइंट एट विच, जिस पे हमारा जो 50% प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो जेल टू सॉल, मतलब 50% जो है वो सॉल फॉर्म में होता है एंड 50% जो है वो जेल फॉर्म में होता है। सो वो टेम्परेचर होता है TM, ठीक है, जिस पे हमारा 50% सॉल में होगा एंड 50% जेल फॉर्म में होगा। सो ये होता है थर्मल मेल्टिंग पॉइंट, एंड इसको हम डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री से मेजर कर सकते हैं, DSC।
सो टीएम जो है वो फैटी एसिड के टाइप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले टीएम के बारे में याद रखना है कि जो चेन की लेंथ होती है वो टीएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर शॉर्ट चेन होगी तो टीएम भी कम होगा, अगर लॉन्ग चेन होगी, चेन लंबी होगी तो टीएम ज़्यादा होगा। लॉन्ग चेन का टीएम जो है वो ज़्यादा होता है, लॉन्ग चेन लेंथ फैटी एसिड का टीएम ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, थर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो होता है टीएम, एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उसका टीएम ज़्यादा होगा एंड अनसैचुरेटेड का टीएम जो है वो कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो उसका टीएम जो है कम होगा, लेस टीएम विल बी गिवन सो दैट इट कैन कन्वर्ट, क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड में है। तो अगर हमें जेल से सॉल्व फॉर्म में ले जाना है तो हम उसमें कम टीएम लगाएंगे सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू जेल टू सॉल्व फॉर्म। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं तो हमको ज़्यादा टीएम देना पड़ेगा, तो अनसैचुरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। और 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होता है उसको अफेक्ट करते हैं। एंड जितना ज़्यादा मोबाइल होंगे ना उतने ही ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फॉस्फोलिपिड्स जो होता है वो जितना ज़्यादा मूव करते रहेंगे, मोबाइल नेचर के होंगे, उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। 3 फैक्टर्स जो है वो फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है नॉर्मली इट इज़ ऑफ इंटरमीडिएट टाइप, यानी कि वो फ्लूइड नेचर की नहीं होती है, नॉर्मली थोड़ी रिजिड होती है। लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं ना, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो लिपिड जो है वो लूजली अरेंज होने लग जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्लूइडी हो जाती है। एंड लो टेम्परेचर पे लिपिड एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जैसे ठंड में जम जाना होता है ना, ऐसे ठंड में क्या होता है, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक रिजिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जेल जैसा फॉर्मेशन बना लेता है। एंड हाई टेम्परेचर पे वो थोड़ा फ्लूइडी नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, सो ये टाइप ऑफ फैटी एसिड चेन एंड लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन पे डिपेंड करता है। देखो, अगर सैचुरेटेड है, अगर मान लो टाइप ऑफ फैटी एसिड चेन, हम अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है यानी कि उसके पास सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे ना, तो वो बहुत ही जेल जैसा स्ट्रक्चर होगा, है ना। और अगर अनसैचुरेटेड होंगे तो डबल बॉन्ड की वजह से वो एक दूसरे को किक क्रिएट करेंगे बीच में, तो वो थोड़ा फ्लूइडी नेचर का होगा। ऐसे अगर आप लेंथ देखोगे, पहले ये बेसिक समझ लेते हैं, अगर आप लेंथ देखोगे, अगर लॉन्ग चेन होंगे तो एक दूसरे के पास आके इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, तो जेल जैसा स्ट्रक्चर होगा। और अगर शॉर्ट होंगे तो वो हाइड्रोफोबिक, उनके बीच में इंट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये समझ में आया होगा कि फ्लूइड एंड जेल लाइक स्ट्रक्चर के लिए कौन कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कि अगर हम बोले कि सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नेचर का होगा, दैट इज़ जेल लाइक होगा, फ्लूइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हुआ, कैरेक्टर शो हुआ। ठीक है, सो लो टेम्परेचर पे ना, इसमें सिर्फ हमको ये याद रखना है। देखो, लो टेम्परेचर पे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि लो टेम्परेचर पे क्या चीज़ बढ़ जाएंगी, कौन सी चीज़ बढ़ जाएंगी। तो अगर आप खुद देखो, लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन के फ्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेम्ब्रेन के अगर फ्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है तो हमें लो टेम्परेचर पे ऐसी चीज़ें बढ़ानी होंगी जिससे वो थोड़ा फ्लूइडिटी उसकी बढ़ जाए, फ्लूइड नेचर उसका बढ़ जाए। तो लो टेम्परेचर पे you can remember it as US, लो टेम्परेचर पे US दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड शॉर्ट चेन जो है वो ज़्यादा हो जाती है लो टेम्परेचर पे। क्यों? देखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, फ्लूइडिटी बढ़ेगी, हमें फ्लूइडिटी बढ़ानी है क्योंकि लो टेम्परेचर पे हमें उसको फ्रीज होने से रोकना है। शॉर्ट चेन अगर होगी तो भी उसकी क्या होगी, फ्लूइडिटी बढ़ेगी। इसी तरीके से सेम आप देख सकते हो हाई टेम्परेचर पे जो होते हैं हाइपरथर्मोफिलिक, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं जिनका टीएम हाई होता है, तो उनकी मेम्ब्रेन में हमको लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिलते हैं क्योंकि वो फ्लूइड जैसा नेचर होता है, तो हमें उसको कॉम्पैक्ट बनाना है। तो सैचुरेटेड और लॉन्ग चेन होगा तो वो ज़्यादा टाइट हो पाएंगी, कॉम्पैक्ट हो पाएंगी, यानी कि वो जो है फ्लूइडिटी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे साइक्रोफाइल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी लो टेम्परेचर पे, उनकी फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि लो टेम्परेचर पे जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, वो जेल जैसा फॉर्म ले लेती है, तो हमें उसे थोड़ा फ्लूइडिटी बनानी पड़ती है उसके अंदर, क्योंकि फ्लूइडिटी होना ज़रूरी है, जम जाएगी तो सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है,
तो ये समझ में आया इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर हम माइसल्स देखें, माइसल्स जो होते हैं जैसे कि ये हमारे पास पोलर हेड होता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अगर एक ही फैटी एसिड चेन है, ये मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक है, यानी कि दोनों पोलर एंड नॉन पोलर इसके पास पार्ट है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, बट मोस्टली इसके पास नॉन पोलर होता है, एज नॉन पोलर एरिया जो है इसमें ज़्यादा होता है। अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये वाटर में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसमें जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड हाइड्रोफोबिक जो होता है रीजन वो अंदर ऐसे क्रिएट कर लेता है। सो बीच में यहाँ पे एयर बबल्स होते हैं, तो बीच में भी हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना लेता है, माइसल स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे सोप डिटर्जेंट में इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो अगर एक ही फैटी एसिड चेन होगी तो उस स्ट्रक्चर को हम माइसल बोलेंगे, तो उस स्ट्रक्चर को माइसल्स का फॉर्मेशन बोलते हैं। लाइपोसोम में दो ही फैटी एसिड चेन होती है, एंड इसमें भी ये ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दो फैटी एसिड चेन होती है, तो एक जो होता है ये हाइड्रोफिलिक हेड जो है बाहर होता है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर होती है ना। हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर होती है। ऐसी ही जो अंदर वाली लेयर होती है, क्योंकि बाई लेयर होती है ना लिपिड की, इसमें हम बाई लेयर फॉर्म करें, एक बाहर वाली लेयर होगी, एक अंदर वाली लेयर, तो इसमें बीच में पोलर हो जाता है, देन अगेन बाहर भी पोलर हो जाता है, एंड बीच में हाइड्रोफोबिक लेयर हो जाती है। सो अंदर भी एक्वस इंटीरियर हो जाता है, हाइड्रोफोबिक टेल हो जाती है। सो लाइपोसोम्स जो होते हैं मोस्टली ड्रग डिलीवरी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दो फैटी एसिड चेन ही होती है इसमें, तो इसलिए, और ये बाई लेयर स्ट्रक्चर हम इसमें देखेंगे, इस तरीके का ये बाई लेयर स्ट्रक्चर बन जाता है लाइपोसोम्स में, ठीक है। बीच में भी पोलर हो जाता है एंड बाहर भी पोलर हो जाता है। अब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो होता है, रोटेशन भी होता है, लिपिड रोटेट करते हैं 360 डिग्री, फ्लैक्सेशन होता है 180 डिग्री लेफ्ट में, 180 डिग्री राइट में, लेटरल मूवमेंट शो करता है, वो बाइलेयर के अंदर ही होता है मूवमेंट जो होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर प्रोटीन्स भी देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं दे कैरी आउट एसेंशियली ऑल ऑफ द एक्टिव फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, इंट्रासेल्युलर जॉइनिंग, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, सेल सेल रिकॉग्निशन, एनकरेज, अटैचमेंट, सिग्नल ट्रांसडक्शन, सारी चीज़ें जो होती है वो प्रोटीन ही करते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, अंदर वाले साइड के प्रोटीन्स की हम बात नहीं कर रहे, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है। सो देखो, अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की बात करें, कुछ हमारे पास होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इंटरनल इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, एंड कुछ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होता है। पेरिफेरल जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ना, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जो बाहर की साइड होते हैं, मेनली इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन और एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इनमें या तो ये मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से, और ये दूसरे इंटीग्रल प्रोटीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरे जो बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ अट्रैक्ट करता है, या फिर मेम्ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है वो साइटोसोलिक भी हो सकते हैं। ये जो होते हैं पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक की अगर हम बात करें, साइटोसोलिक एंड साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकते हैं, एंड एक्सोप्लाज्मिक। सो एक्सोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड जो होते हैं, एंड साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन जो साइटोसोल की साइड होता है। ये हम पेरिफेरल प्रोटीन की बात कर रहे हैं। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं एसोसिएटेड प्रोटीन लैक डिस्क्रीट हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस एंड देयरफॉर डू नॉट पेनिट्रेट इनटू लिपिड बाइलेयर। वो कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस नहीं होता है, दे लैक डिस्क्रीट हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस एंड देयरफॉर वो पेनिट्रेट ही नहीं करते हैं लिपिड बाइलेयर में। सो दे डू नॉट एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो घुसते ही नहीं है, दे डू नॉट एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयरफॉर वो पेनिट्रेट ही नहीं करते लिपिड बाइलेयर में। एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन, जैसे हम स्पेक्ट्रिन, एनकारिन और बैंड 4.1 की बात करेंगे, एरिथ्रोसाइट्स में होता है। जैसे अगर हम एनकारिन की बात करें, वो यहाँ होता है मेम्ब्रेन के, यहाँ पे होता है एनकारिन, यहाँ हो गया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, एरिथ्रोसाइट्स की,
एंड यहाँ पे हमारे पास होता है अल्फा स्पेक्ट्रिन, बीटा स्पेक्ट्रिन। दीज प्रोटीन ये बाउंड होते हैं टू द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे फॉर्म अ स्केलेटल नेटवर्क जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। तो ये इस तरीके का कुछ नेटवर्क बना लेते हैं। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन में, जैसे कि एनकायरिन हो गया, स्पेक्ट्रिन एंड अल्फा स्पेक्ट्रिन, बीटा स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन हो गया, एंड यहाँ पे बैंड 4.1 होता है। ये सब क्या करते हैं ना, ये एक तरीके का नेटवर्क बना लेते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनर सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल। ये हमने देखे एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, जो कि पेरिफेरल साइटोसोलिक साइट भी हो सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर साइट भी हो सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के साथ ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होता है विद द पोर्शन ऑफ द प्रोटीन एम्बेडेड इन। इनका एक पोर्शन अंदर ही होता है, तो ये पोर्शन इनका अंदर ही प्रेजेंट होता है और एक्सटेंडेड पूरे लिपिड बाइलेयर में अंदर एकदम जकड़ा हुआ रहता है। ये होता है तभी इंटीग्रल बोल रहे हैं, क्योंकि वो अंदर फंसे हुए लिपिड बाइलेयर में। सो प्रोटीन दैट आर प्रोट्यूड ओनली फ्रॉम वन साइड ऑफ द बाइलेयर, तो उनको हम बोलते हैं मोनोट्रॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन्स जो सिर्फ एक ही साइड से प्रोट्यूड कर रहे हैं, मतलब एक ही साइड से अटैच्ड है लिपिड बाइलेयर में, उनको हम बोलते हैं मोनोट्रॉपिक प्रोटीन। दे डू नॉट स्पैन, पूरे मेम्ब्रेन में स्पैन नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही साइड पे जो है प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, वो होते हैं मोनोट्रॉपिक प्रोटीन। ठीक है, ये इनका हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, ये इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। तो कुछ मोनोट्रॉपिक प्रोटीन भी होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, दे स्पैन द मेम्ब्रेन, पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आ जाते हैं जो पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे हैं। एंड इनके पास हाइड्रोफिलिक रीजन होता है जो दोनों एंड पे प्रेजेंट होता है, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम बोथ द साइड, एंड बीच में हाइड्रोफोबिक रीजन होता है जो उनका बीच में प्रेजेंट होता है। मोस्टली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही होते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन वो स्पैन करते हैं मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का हो गया। जैसे ये यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड बीच में ये जो होता है हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। अब कुछ जो है सिंगल पास हो सकते हैं, एक ही बार पास हो रहे हैं, जैसे ग्लाइकोफोरिन एग्जाम्पल हो गया। इसके अंदर 19 अमाइनो एसिड का हाइड्रोफोबिक कोर होता है। कुछ जो है मल्टी पास प्रोटीन हो सकते हैं जो बार बार पास हो रहे हैं, पास द मेम्ब्रेन सेवरल टाइम। ठीक है, इसमें हमारा जी प्रोटीन आ जाता है मल्टी पास प्रोटीन में, जिसको सर्पेंटाइन भी बोलते हैं, 7 बार पास होता है। सिंगल पास में ग्लाइकोफोरिन का एग्जाम्पल हो गया। सब मल्टी पास प्रोटीन, कुछ में सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, वेयर किसी में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड होते हैं, मल्टी सब यूनिट्स होती है। सो मल्टी पास प्रोटीन हो गया, एंड ये तो हो गया सिंगल पास प्रोटीन। सो द हाइड्रोफोबिक कोर जो होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, उसमें मोस्टली अल्फा हेलिक्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक्सेप्शन एक होता है बीटा शीट, वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में बीटा शीट भी मिलता है देखने के लिए। लेकिन मोस्टली जो हाइड्रोफोबिक कोर होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो अल्फा हेलिक्स का ही होता है, अल्फा हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है। मिनिमम 19 to 20 अमाइनो एसिड रिक्वायर होता है जो कंटिन्यूस हाइड्रोफोबिक कोर बनाता है मेम्ब्रेन का, इस तरीके से पास कर रहे होते हैं मेम्ब्रेन से। सो 19 to 20 अमाइनो एसिड मिनिमम जो है वो रिक्वायर होता है। इसी तरीके से ग्लाइकोफोरिन जो होता है, ये तो सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, 19 अमाइनो एसिड का एक ही बार पास कर रहा है। इसका जो एंड टर्मिनल होता है ग्लाइकोफोरिन का, वो हेवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, विच इज़ रिच इन सियालिक एसिड, एंड आरबीसी को एक हाइड्रोफिलिक चार्ज भी प्रोवाइड करता है। तो सियालिक एसिड से रिच होता है, हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। ग्लाइकोफोरिन का जो एंड टर्मिनल होता है, बाहर वाला जो टर्मिनल होता है, ठीक है, वो एक चार्ज भी प्रोवाइड करता है। दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन जो होता है प्रोटीन का, वो रिसेप्टर की तरह भी काम करता है फॉर इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन्स के लिए। इंट्रासेल्यूलर प्रोटीन के लिए रिसेप्टर की तरह भी काम करता है ग्लाइकोफोरिन में।
अब एक जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है जिसके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंड साइटोसोलिक डोमेन, हाँ ये तो होता ही है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन हो गया बाहर, एक जो है ये साइटोसोलिक डोमेन हो गया, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हो गया। सो अ वैरायटी ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑलिगोसैकेराइड यूनिट्स अटैच्ड होती है इनके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होता है, which constitute the ABO and amine blood group antigenic specificities of the red cells। हाँ वही है कि बस इनमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो ब्लड ग्रुप हम देखते हैं ना रेड ब्लड सेल में, वो इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि ये जो बाहर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं ना, डिफरेंट ब्लड ग्रुप हम इसी से डिफाइन करते हैं। ये जो बाहर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है इंटीग्रल प्रोटीन में, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, ये हैवीली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। बैक्टीरिया रोडोप्सिन एक है जिसमें हम बोलते हैं ये एक 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट प्रोटीन है, ये 7 टाइम क्रॉस करता है रोडोप्सिन। फॉरिन्स जो होते हैं इनके पास बीटा बैरल मोटिफ होता है फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में मिलते हैं, इकोलाई के, एंड हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में भी मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ये भी रिस्पेक्टिव लार्ज बीटा शीट्स की तरह स्पैन करते हैं मेम्ब्रेन को, इस तरीके के होते हैं ये, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होते हैं पोरिन्स। सो इनके अंदर ये जो सेगमेंट होता है ये बीटा शीट होता है, अल्फा हेलिक्स नहीं होता है, जैसे मोस्टली हमने अल्फा हेलिक्स से देखे। तो इस तरीके के ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होता है ना, ये लिपिड मॉलिक्यूल से कोवेलेंट लिंकेज के थ्रू अटैच्ड होता है। जैसे अब तक हमने देखा जो पेरिफेरल प्रोटीन थे, या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से अटैच थे, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन तो अंदर ही है लिपिड, लेकिन ये जो लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होता है ये कोवेलेंट लिंकेज के थ्रू अटैच्ड होता है। सो द लिपिड moieties कैन इंसर्ट इनटू द मेम्ब्रेन bilayer, मतलब ये हमारे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स दैट कैन बी चेंज्ड। सो लिपिड एंकर्स जो होते हैं दैट कैन बी रिवर्सिबली अटैच टू एंड डिटैच्ड फ्रॉम प्रोटीन। लिपिड एंकर्स जो होते हैं ना, ये रिवर्सिबली अटैच भी हो सकते हैं एंड डिटैच हो सकते हैं प्रोटीन से, ठीक है। ये लिपिड एंकर्ड होता है एंड इस तरीके से ये लिपिड moieties कैन इंसर्ट इनटू अ मेम्ब्रेन bilayer। सो इस तरीके के प्रोटीन लिंक्ड होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल से थ्रू कोवेलेंट लिंकेज, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे काम करता है लिपिड एंकर्ड, क्योंकि ये बहुत टाइप्स के होता है। दिस प्रोवाइडर एक स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है फॉर अल्टरिंग द एफिनिटी ऑफ अ प्रोटीन फॉर अ मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो लिपिड है ना, ये हम रिवर्सिबल लिपिड एंकरिंग इज वन फैक्टर इन द कंट्रोल ऑफ सिग्नल। ये पूरा सिग्नल के अंडर कंट्रोल में ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि लिपिड एंकर जो होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप्स के ये लिपिड एंकरिंग मोटिफ जो है ये मिलते हैं। देखो ये जो लिपिड एंकरिंग मोटिफ होता है ना, यानी कि जिनसे प्रोटीन अटैच्ड है, हम उनकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की हम बात नहीं कर रहे। जो लिपिड एंकर यानी कि जहाँ पे वो प्रोटीन अटैच्ड है, वो जो लिपिड एंकर होता है ना, वो चेंज हो सकता है, वो एक स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है, ठीक है। तो पहला होता है हमारे पास एमाइड लिंक्ड माइरिस्टॉयल एंकर होते हैं, एक हमारे पास होता है थियो ईस्टर लिंक्ड फैटी एसाइल एंकर, फिर हमारे पास होते हैं थियो ईथर लिंक्ड प्रीनाइल एंकर, एंड एक हमारे पास होते हैं अमाइड लिंक्ड ग्लाइकोसिल फॉस्फेटाइडल एनोसिडॉल। तो ये सारे लिपिड एंकर हैं, यानी कि जिनसे वो प्रोटीन अटैच्ड है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये होता है एमाइड लिंक्ड माइरिस्टॉयल एंकर। ये जो होता है ना एमाइड लिंक्ड माइरिस्टॉयल एंकर, ये इस तरीके का होता है, ये एमाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके पास अमाइड लिंकेज होती है इस तरीके से, एंड यहाँ पे ग्लाइसिन होता है मैरिस्टॉयल एंकर, एंड फिर यहाँ पे ये प्रोटीन लगा हुआ होता है। तो लिपिड के साथ ये अमाइड है, देन ग्लाइसिन है, एंड देन ये प्रोटीन लगा हुआ होता है। सो जो मेरिस्टिक एसिड होता है ना 14 कार्बन का, वो अटैच्ड है विद अल्फा अमीनो ग्रुप,
जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है ऑफ द एन टर्मिनल ग्लाइसिन, जो यहाँ पे एन टर्मिनल साइड, हम यहाँ पे एन टर्मिनल की बात कर रहे हैं। एन टर्मिनल साइड जो ग्लाइसिन होता है ना, एन टर्मिनल साइड जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है उससे क्या अटैच्ड होता है, मिरिस्टिक एसिड होता है 14 कार्बन का। ये रहा 14 कार्बन का ये मिरिस्टिक एसिड है जो कि अल्फा एमाइनो ग्रुप ग्लाइसिन का वहाँ पे उससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि पहले एक ग्लाइसिन हो गया, एन टर्मिनल साइड हम बात करें ग्लाइसिन रेसिड्यू जिसका जो अल्फा एमाइनो ग्रुप होता है ना उससे जो है ये फैटी एसिड अटैच होता है मिरिस्टिक एसिड 14 कार्बन का थ्रू द एमाइड लिंकेज। ठीक है, रेसिड्यूज ऑफ सेलेक्टेड प्रोटीन, तो प्रोटीन का जो ग्लाइसिन है उससे अटैच्ड होता है एंड देन वो प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की अगर देखने को मिल रहा है एंकर, यानी कि हमारे प्रोटीन का जो ग्लाइसिन है ये एन टर्मिनल साइड है, यानी कि बाहर वाली साइड हम देख रहे हैं प्रोटीन के ग्लाइसिन पे। ग्लाइसिन का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है ना उससे लिपिड में जो हमारा क्या होता है मेरिस्टिक एसिड होता है 14 कार्बन का, उसका वो एमाइड लिंकेज के थ्रू अटैच्ड होता है। सो ग्लाइसिन प्रोटीन के ग्लाइसिन के थ्रू अटैच्ड है। सो कैटालिटिक सब यूनिट जो होती है ऑफ अल्फा ए एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन ऑफ सी ए एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, कैटालिटिक सब यूनिट द अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन। जो अल्फा सब यूनिट होती है ना जी प्रोटीन की, हम देखते हैं जो अल्फा सब यूनिट होती है जी प्रोटीन, हम देखेंगे जीपीसीआर सिग्नलिंग हम देख चुके हैं, उसमें जो उसकी अल्फा सब यूनिट होती है, क्योंकि जी प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट होती है ना, अल्फा बीटा एंड गामा, तो उसकी जो अल्फा सब यूनिट होती है उसका वो इस तरीके से अटैच्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जी प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट होती है तो वो इस तरीके से अटैच्ड होती है, यानी कि उसका जो ग्लाइसिन वाला पार्ट होता है ना अल्फा सब यूनिट जो होती है उसका ग्लाइसिन का जो अल्फा अमाइनो टर्मिनल है वो अमाइड के थ्रू मेरिस्टिक एसिड से ऐसे अटैच्ड होती है, लिपिड से लिंक्ड होती है, देखा था हमने। ठीक है, तो ये होता है मैरिस्टेट, पाल्मिटेट, स्टीरेट, ऑलिएट, ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये हम दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरा वाला था हमारा थायो ईस्टर लिंक्ड फैटी एसाइल एंकर, ये थियो ईस्टर लिंक्ड होती है। तो ये जो हमारा है ना लिपिड, ये मैरिस्टेट हो सकता है, पाल्मिटेट हो सकता है, स्टीरेट एंड ऑलिएट हो सकता है, जो कि थियो ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच्ड होता है। थियो ईस्टर लिंकेज जो होता है ना प्रोटीन में अगर सिस्टीन और सीरीन है उससे अटैच्ड होता है। प्रोटीन में अगर क्या है सिस्टीन है और सीरीन है, सिस्टीन और सीरीन का जो एंड होता है कार्बोक्सिल एंड वो अटैच्ड होता है इन सब लिपिड से, इसको हम बोलते हैं थायो ईस्टर लिंकेज। सो थायो ईस्टर लिंकेज में सिस्टीन और सीरीन हो गया एंड जो हमने देखा किसमें ग्लाइसिन वाले में एमाइड लिंकेज था, एमाइड लिंक मैरिस्टॉयल एंकर था, इसमें थायोईस्टर लिंकेज है एंड सिस्टीन और सीरीन के साथ है प्रोटीन के। इसमें भी हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आ जाता है, द सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ सेवरल वायरसेस, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसमें भी आ जाता है एंड अल्फा सब यूनिट पे हमारा ये आ जाता है मैरिस्टॉयल वाला। थर्ड वाला हमारा जो था प्रोटीन लिपिड एंकर वो था थियो ईथर लिंक्ड प्रीनाइल एंकर। ये देखो थियो ईथर लिंक्ड प्रीनाइल एंकर, इसमें क्या होता है ना द एडिशन ऑफ प्रीनाइल ग्रुप अकर एट द सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल CAAX सीक्वेंस ऑफ द टारगेट प्रोटीन, यानी कि हमारा जो टारगेट प्रोटीन है उसके पास CAAX सीक्वेंस है। CAAX सीक्वेंस का जो कार्बोक्सी टर्मिनल पे सिस्टीन है, सिस्टीन रेसिड्यू जो है उसका कार्बोक्सी टर्मिनल पे अकर एट द सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ कार्बोक्सी टर्मिनल, हाँ तो उस पे एक प्रीनाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो CAAX सीक्वेंस जो होता है इसका कार्बोक्सी टर्मिनल पे जो सिस्टीन है वो ऐड हो जाता है किससे, प्रीनाइल ग्रुप से।
सो ये जो फार्नेसिल होता है 15 कार्बन का, यही होता है प्रीनाइल ग्रुप। फार्नेसिल हो गया और जेरेनल जेरेनल हो गया 20 कार्बन का, ये आइसोप्रीन यूनिट से डिराइव्ड होते हैं प्रीनाइल ग्रुप। तो ये इनसे अटैच्ड होते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो सिस्टीन रेसिड्यू ही इसमें अटैच्ड होता है, प्रीनाइलेटेड जो होता है। इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जो हमारा P21 रैस प्रोटीन होता है, एक तो हमारा रैस प्रोटीन होता है P21, एंड एक यीस्ट मेटिंग फैक्टर्स जो होता है ना, ये इनका एग्जाम्पल यही होता है, प्रीनाइलेटेड होता है ये। सो ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की हम बात करें, एंड ये इस तरीके के लिपिड एंकर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा, जो लास्ट वाला लिपिड एंकर बचा, दैट इज एमाइड लिंक्ड ग्लाइकोसिल फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है, हाँ, जीपीआई ग्रुप। ये बहुत पढ़ते हैं हम, जीपीआई एंकर प्रोटीन्स जो होते हैं, कैन चेंज प्रोटीन्स। जीपीआई ग्रुप जो होता है ना, कैन अटैच टू अ वाइड वैरायटी ऑफ सरफेस एंटीजन एडिशन मॉलिक्यूल, सेल सरफेस हाइड्रोलिसिस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सारे जगह पे ये अटैच्ड हो सकता है। सो जीपीआई एंकर जो होता है, ये इस तरीके से बाइंड होता है, ठीक है। ये कोई भी हमारा जो है प्रोटीन होता है, प्रोटीन का ये अमाइनो ग्रुप हो गया, एंड ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। देन प्रोटीन का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, मैनोज होता है। ये जो होता है ना जीपीआई ग्रुप, मॉडिफाई द जो कार्बोक्सी टर्मिनल है अमाइनो एसिड ऑफ अ टारगेट प्रोटीन का, जो कार्बोक्सी टर्मिनल है उसको मॉडिफाई कर देता है टारगेट प्रोटीन का वाया एन इथेनॉल एमाइन रेसिड्यू। ये एक इथेनॉल एमाइन रेसिड्यू इससे लगा देते हैं, विच इज लिंक्ड टू द इनोसिटॉल मॉइटी, जो कि इनोसिटॉल मॉइटी से अटैच्ड होते हैं ऑफ अ फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। देखो ये फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल है, ठीक है। फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल, फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल पता है, फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल के इनोसिटॉल मॉइटी से, ठीक है, वहाँ पे हमारा इथेनॉल एमाइन आ गया, ठीक है, फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल, देन इथेनॉल एमाइन, एंड देन उसके यहाँ पे अटैच्ड होता है कार्बोक्सी टर्मिनल पे। सो कार्बोक्सी टर्मिनल को मॉडिफाई कर देते हैं, अमाइन हमारा जो टारगेट प्रोटीन है ना, उसके कार्बोक्सी टर्मिनल को मॉडिफाई कर देते हैं वाया एन इथेनॉल एमाइन रेसिड्यू, जो कि एक ऑलिगोसेक्राइड से अटैच्ड होता है। इथेनॉल एमाइन विच इज लिंक्ड टू एन ऑलिगोसेक्राइड, जिसको हम बोलते हैं मैनोज, एंड मैनोज जो होता है ये लिंक्ड होता है टू द इनोसिटॉल, जो फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल का इनोसिटॉल होता है उससे अटैच होता है। तो ये इस तरीके का जीपीआई एंकर प्रोटीन होता है, एंड ये बहुत सारे प्रोटीन से अटैच हो सकता है। ये जो एंकर्ड होता है ना, ये चेंज भी होता रहता है, बेसिकली ये प्रोटीन के कार्बोक्सिल ग्रुप को चेंज कर देता है। तो इस तरीके के कुछ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिपिड राफ्ट्स के बारे में। तो ये हमने देखा लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स के बारे में। लिपिड राफ्ट्स जो होते हैं ना, ये होते हैं लोकलाइज्ड रीजन्स कुछ होते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द लिपिड में, दैट हैज़ सीक्वेस्टर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द सेल। यानी कि कुछ ऐसे रीजन मिलते हैं हमें मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड्स में, इन्हीं रीजन को हम लिपिड माइक्रोडोमेन्स या लिपिड राफ्ट बोल देते हैं। सो रिप्रेजेंट एरिया जहाँ पे हेट्रोजेनेसिटी होती है इन अ मैम्ब्रेन मोनोलेयर। नॉर्मली लिपिड मैम्ब्रेन्स जो होती है वो होमोजेनेसिटी शो करती है, लेकिन ये हेट्रोजेनेसिटी जहाँ पे हमें दिखती है वो होते हैं लिपिड राफ्ट्स। लिपिड राफ्ट्स जो होते हैं इन द आउटर मैम्ब्रेन मोनोलेयर ऑफ एनिमल सेल, उनमें क्या होता है, आउटर मैम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये डायनेमिक होता है, यानी कि अपनी कंपोजिशन चेंज करते रहते हैं। इंडिविजुअल लिपिड एंड प्रोटीन्स जो होता है मूव इन एंड आउट ऑफ देम, मतलब ये मूव करते रहते हैं। लिपिड राफ्ट्स आर डायनेमिक, ठीक है। तो इनके अंदर एक तो ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं, एंड ये इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। सो प्रोटीन्स के बीच में होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गए हमारे। कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्रेजेंट होते हैं ऐसे आपस में, एंड वो मिलके एक लिपिड राफ्ट बना लेते हैं, जो कि डायनामिक होता है, चेंज हो सकता है पोजीशन में, ठीक है, मूव भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड आपस में मिल जाते हैं।
सो इनको हम बोलते हैं लिपिड राफ्ट। सो प्रोटीन कैन मूव इन एंड आउट फ्रॉम द लिपिड राफ्ट। से प्रोटीन बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, न्यू प्रोटीन कैन कम एंड ओल्ड वन जा सकते हैं लिपिड राफ्ट से। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं लॉन्गर एंड मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल देखने को मिलते हैं, जो दूसरे मेम्ब्रेन लिपिड में नहीं मिलती। सो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं ना, इनके पास लॉन्गर एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल होती है। अब बताओ, अगर लॉन्गर टेल होगी तो वो फ्लूइड जैसा नेचर को बढ़ाएगा या फिर वो जेल जैसा स्ट्रक्चर, अगर लॉन्ग है तो वो ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट करेगा, जेल जैसा स्ट्रक्चर लाएगा, उसको मोर कॉम्पैक्ट बनाएगा। एंड अगर सैचुरेटेड है तब भी वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाएंगे। तो इसलिए ये कॉम्पैक्ट को ही दोनों फ्लूइडिटी कम करते हैं एंड मोबिलिटी भी कम करते हैं। सो लिपिड राफ्ट इसलिए थिकर होते हैं क्योंकि ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होता है प्लस कोलेस्ट्रॉल होता है, लास्ट फ्लूइड होता है देन द रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, देयर बाय डिस्टिंग्विशिंग दैम एज डिस्क्रीट लिपिड माइक्रोडोमेन। लिपिड राफ्ट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। लिपिड राफ्ट्स जो होते हैं relate to their role in the detection of and response to extracellular chemical signals, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिपिड राफ्ट्स जो होते हैं ना, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सो लिपिड राफ्ट्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में एज वेल एज आयंस के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं लिपिड राफ्ट्स। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड, ये हाइड्रोफोबिक होता है। इंटीग्रल प्रोटीन एंड लिपिड हाँ कोलेस्ट्रॉल रिजिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पता ही है। तो ये कुछ होते हैं लिपिड राफ्ट्स के बारे में देखा हमने। एक होता है ना फ्रैप टेक्निक आती है। फ्रैप जो होता है विच इज़ अ फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, लेटरल डिफ्यूजन हम मेम्ब्रेन लिपिड में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम लिपिड मॉलिक्यूल को एक डाई से टैग कर देते हैं, फ्लोरेसेंट डाई बाय कोवलेंट बॉन्ड। एंड ये टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो हमारे लिपिड है वो फ्लूइड नेचर में, स्टैटिक स्टेट मतलब वो मूव करते हैं। जैसे ये हमारी अनलेबल्ड सेल सरफेस है, ये जो हमारा सेल सरफेस है मॉलिक्यूल्स हमने लेबल कर दिए फ्लोरेसेंट डाई से, फिर हमने यहाँ पे लेज़र मार दिया। लेज़र बीम्स जो है उस एरिया को जो है ब्लीच कर देती है, एरिया को सेल सरफेस के। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्लीच एरिया में मूव करने लग जाते हैं। तो यानी कि इसका अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो वो ऐसा आएगा कि जो यहाँ पे इंटीग्रिटी होती है फ्लोरेसेंस की, यहाँ पे फिर टाइम के साथ हमने पहले जो है फ्लोरेसेंस की इंटीग्रिटी हाई थी, फिर हमने लेज़र किया तो कम हो गई, फ्लोरेसेंस एकदम कम हो गया, लेकिन फिर वो रिकवर कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे ही टाइम बढ़ता है फोस्फोलिपिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है उनका मूवमेंट एंड वो मूव करने लगता है, विल मूव टू वॉट दैट इज इंक्रीज। एज द टाइम पासेस जो अनब्लीच्ड फ्लोरेसेंट जो एरिया होता है, अनब्लीच्ड फ्लोरेसेंट एरिया जो लेबल प्रोटीन होता है वो, अच्छा जो फ्लोरेसेंटली लेबल प्रोटीन होता है ना वो मूव करने लगते हैं ब्लीच्ड एरिया में। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो लिपिड्स है ना वो क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। सो इससे हमें पता चल जाता है कि लिपिड्स जो है वो मूव कर रहे हैं। दिस इज फ्लैप दैट इज फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसमें ये चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादा मूवमेंट जो होगा लिपिड का सबसे ज़्यादा मूवमेंट शो होता है। उसके बाद जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो मूव करते हैं, सबसे ज़्यादा लिपिड, देन पेरिफेरल प्रोटीन, देन इंटीग्रल प्रोटीन, एंड देन अगर वो किसी साइटोस्केलेटन से बाउंड है तो वो एंड में मूव करेगा। इस तरीके से जो है ये रिकवरी फ्लैट हमें इस तरीके से मिलता है लिपिड का। मतलब रिकवरी अगर फास्ट हो रही है तो यानी कि वो लिपिड का ग्राफ है। तो फास्ट रिकवरी लिपिड में होती है, देन पेरिफेरल प्रोटीन एंड देन इंटीग्रल प्रोटीन आता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रैप का एक्सपेरिमेंट। एक हमारा आता है सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मान लो हमारे पास एक माउस की सेल्स एंड ह्यूमन सेल्स है, विद माउस स्पेसिफिक एम एंड ह्यूमन स्पेसिफिक एच मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे पास माउस एंड ह्यूमन की सेल्स है, विद माउस स्पेसिफिक एम है एंड ये एच है ह्यूमन स्पेसिफिक। हमने हाइब्रिड कर दिया, दो सेल को फ्यूज़ कर दिया बाय यूजिंग सेंडाई वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस हमने इंड्यूस करके इनको फ्यूज़ कर दिया।
उसके बाद हमने देखा कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो लेबल्ड है विद स्पेसिफिक फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी से हमने इनको लेबल कर दिया। फिर हम देखते हैं कि जो लेबल्ड प्रोटीन्स होते हैं वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्यू मिनट्स में। दैट इज़ प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी मूविंग स्टेट में होता है। ये जो सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है डेविड फ्राई एंड माइकल एडेनिन ने दिया था। और एम मतलब ये एंटी माउस एंटीबॉडी हमने ग्रीन फ्लोरेसेंट से टैग किया है। एच जो है हमारे पास एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी हमने रेड डाई से किया है। ठीक है, तो रेड डाई और ग्रीन फ्लोरेसेंस हमने देखा कि वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी मूविंग स्टेट में होते हैं, प्रोटीन्स भी मूव करते हैं। लिपिड का भी मूवमेंट का हमने देख लिया। अब हमारा आ जाता है हाइड्रोपैथी प्लॉट। ठीक है, हाइड्रोपैथी प्लॉट में क्या होता है ना, अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट हम देखते हैं ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू देयर उनकी हाइड्रोफोबिसिटी के अकॉर्डिंग। हाइड्रोफोबिक है तो यानी कि ग्राम जो जी है डेल्टा जी वो पॉजिटिव है। हाइड्रोफिलिक है तो यानी कि जो डेल्टा जी है वो क्या है, नेगेटिव है। सो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक हम देखते हैं। हाइड्रोफोबिक में डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है, फिलिक में नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है मेम्ब्रेन प्रोटीन की हमें पता है, हमें अगर अमाइनो एसिड सीक्वेंस पता है मेम्ब्रेन प्रोटीन की, सो द नंबर एंड पोजीशन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट कैन बी इन्फोर्ड फ्रॉम, हम उससे पता लगा सकते हैं हाइड्रोपैथी और हाइड्रोफोबिसिटी जो प्लॉट होता है। हाइड्रोपैथी मतलब उसका हाइड्रोफोबिसिटी प्लॉट से ही होता है। सो मोर देन 19 to 20 अमाइनो एसिड शुड बी देयर, उसके हाइड्रोफोबिक पाथ में ये होने चाहिए कंटिन्यूस। देन ओनली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, एम्बेडेड होगा। सो हाइड्रोफोबिक के लिए हमें पता है डेल्टा जी पॉजिटिव होता है एंड हाइड्रोफिलिक के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो ये इस तरीके से आता है, एवरेज हाइड्रोपैथी इंडेक्स है, ये अमाइनो एसिड के नंबर है। ऊपर वाला रीजन जो है वो हाइड्रोफोबिक दिखाता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, हाइड्रोफिलिक में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो इफ़ इट इज़ मोर देन 19 अमाइनो एसिड यानी कि वो पास करता है किसको, मेम्ब्रेन को पास करेगा। अगर 19 से 20 अमाइनो एसिड है तो इट विल पास द मेम्ब्रेन। सो इस तरीके से ये हाइड्रोफोबिक हमें इसका जो है ग्राफ देखने को मिलता है। ऊपर वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा पार्ट, दैट इज डेल्टा जी पॉजिटिव होता है हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वो पास कर रहा है मेम्ब्रेन को। सो द प्रोटीन जो है हमने देखा कि 4 हाइड्रोफोबिक हमें ग्राफ मिल रहे हैं, तो वो 4 टाइम पास करेगा मेम्ब्रेन को। ठीक है, विल स्पैन 4 टाइम थ्रू द मेम्ब्रेन। अब एक हम देखते हैं आरबीसी घोस्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये क्या अगर हम इंटीग्रल और पैरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट कर लें, आरबीसी सेल ली हमने एंड वो गई ऑस्मोटिक लाइसिस में। लाइसिस के बाद आरबीसी मेम्ब्रेन रिसील होना चाहेगी, अपने आप को वापस से रिसील करेगी। अगर वो सेम वे में रिसील कर लेती है जैसे पहले थी तो हम उसको राइट साइड आउट वेसिकल बोलेंगे। लेकिन अगर वो रिसील कर लेती है मतलब उसका जो अंदर वाला पोर्शन है वो बाहर आ जाता है, अंदर वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा एंड बाहर वाला पोर्शन जो है वो अंदर चला जाएगा, तो उस केस को हम बोलेंगे इनसाइड आउट वेसिकल। सो इनसाइड आउट वेसिकल जो हमारे पास होते हैं यानी कि साइटोसोलिक साइड बाहर आ गई है उसकी, फिर हम इसको जो है गिव लो सॉल्ट ट्रीटमेंट देते हैं पेरीफेरल के लिए। ठीक है, प्लस एसडीएस भी हम देते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है तो हम एसडीएस भी देंगे, डिटर्जेंट से उसको ट्रीट करेंगे। देन टोटल प्रोटीन हम आइसोलेट कर लेते हैं, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी की जाती है। सो अब हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन का हम कैसे आइसोलेशन कर सकते हैं। पेरीफेरल प्रोटीन जो होते हैं या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से होते हैं या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो मोस्टली आइसोलेटेड हम करते हैं या पीएच में चेंज कर दो या आयनिक स्ट्रेंथ में चेंज कर दो, या हम उनको सॉल्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं NaCl, तो वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को डिसोसिएट कर देता है। पेरिफेरल प्रोटीन एसोसिएटेड विद एक्सोप्लाज्मिक फेज, इफ द सेल इज इंटैक्ट हम उसको ट्रीट करेंगे सॉल्ट से।
ठीक है, एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन को, एंड इसके लिए हमको इनसाइड आउट वेसिकल बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले हमें उसको लाइसिस करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक लाइसिस, एंड देन हमें उसको NaCl से ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अंदर वाला पेरिफेरल प्रोटीन बाहर निकालना है तो पहले उसके लिए हमको इनसाइड आउट वेसिकल जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो अंदर होगा ना, इसलिए। ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो हमेशा एक्सोप्लाज्मिक साइड पे होते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन हमेशा जो है हमको एक्सोप्लाज्मिक फेज पे मिलता है, बाहर वाले फेज पे मिलता है। सो द प्रोटीन दैट बाइंड विद दीज कार्बोहाइड्रेट और रिकॉग्नाइज, इनको हम लैक्टिन बोलते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा बाहर वाली साइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सो इनसाइड आउट वेसिकल में क्या होगा, ये तो अंदर चला जाएगा, तो हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से हम लैक्टिन का मैट्रिक्स में हम लैक्टिन लगा सकते हैं लिगेंड, एंड देन हम उसमें अगर हम वेसिकल डालेंगे तो जो हमारी राइट साइड वाली होगी वो तो बाइंड हो जाएगी, क्योंकि बाहर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, क्योंकि लैक्टिन रिकॉग्नाइज कर लेगा, एंड हमें अपनी इनसाइड आउट मिल जाएगी। फिर हम उसको सॉल्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पीएच दे सकते हैं, जिससे हम अपने पेरिफेरल प्रोटीन को मूव मतलब वहाँ से निकाल सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं। बेसिकली हम उसमें पीएच चेंज या सॉल्ट ट्रीटमेंट देते हैं, NaCl देते हैं, डिसोसिएट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हम इसमें निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से ही बाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द उससे, तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, दिस इज 28 पेज, यस 29। सो आइसोलेशन अब हम देखते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो आइसोलेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको प्योरीफाई करना एंड स्टडी करना, क्योंकि आप खुद ही देखो वो तो बाहर बाहर था, ये तो अंदर है। सो डिफिकल्ट टू प्योरीफाई एंड स्टडी एज दे हैव टाइट एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स are removable only by agent that overcome the hydrophobic effect such as डिटर्जेंट हमको इसमें यूज़ करना पड़ता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और डीनेचुरेंट्स। आयनिक डिटर्जेंट होते हैं हमारे पास, कैटायनिक एंड एनायनिक डिटर्जेंट, SDS हो गया। कैटायनिक डिटर्जेंट सी टैब होता है। सो अगर आइसोलेट करना है उसके फंक्शनल फॉर्म में तो हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, जैसे ट्राइटन X100। detergent which are amphipathic molecules that disrupt membrane by intercalating into phospholipid bilayer। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिटर्जेंट भी होते हैं। तो अब हम हमारे पास होते हैं आयनिक एंड नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट में देखो ट्राइटोन X100 आ जाएगा, अगर हम आइसोलेट करना चाहते हो उसको फंक्शनल फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्टाइल ग्लूकोसाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं फंक्शनल फॉर्म में। ट्राइटोन X100 इज द नॉन आयनिक डिटर्जेंट। आयनिक डिटर्जेंट हमारे पास होते हैं जैसे SDS हो गया। प्रोटीन्स को हम डीनेचर्ड कर देते हैं एंड उनका स्ट्रक्चर पूरा लॉस्ट हो जाता है। डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनके हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन जो होता है ना लिपिड बाइलेयर के साथ, उसको भी डिसरप्ट कर देते हैं डिटर्जेंट। सो आयनिक डिटर्जेंट जो है ये बाइंड करते हैं टू द एक्सपोज्ड जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन का, हाइड्रोफोबिक रीजन से बाइंड करेंगे एज वेल एज टू द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है उसके हाइड्रोफोबिक कोर से बाइंड करते हैं, एज वेल एज ये किससे बाइंड करते हैं आयनिक डिटर्जेंट हाइड्रोफोबिक रीजन जो होता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का। बिकॉज ऑफ देयर चार्ज दीज डिटर्जेंट ये आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को भी डिस्टर्ब कर देते हैं एज वेल एज आयनिक चार्ज को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, हाई कंसंट्रेशन अगर हम इनके लेते हैं, ये क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है। अगर हम हाई कंसंट्रेशन ले रहे हैं उनकी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से हम अबव कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, ये रहा,
इस केस में ये इस तरीके से होता है, ये हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट है। सो डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट ऐसे बाइंड हो जाएगा एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की साइड होगा। सो ये हमारे पास मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं, ये मेम्ब्रेन लिपिड के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं डिटर्जेंट। ओके, एंड लो कंसंट्रेशन अगर बिलो कंसंट्रेशन होगा तो ये इस तरीके से मूव करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट या तो वो मिसल फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से और नॉट। डिटर्जेंट अगर उनका क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अगर हम हाई है तो वो मिसल फॉर्म करेंगे, अगर लो है तो वो मिसल फॉर्म नहीं करेंगे। डिटर्जेंट नॉट ओनली बाइंड टू द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द प्रोटीन बट ऑल्सो वो मैम्ब्रेन लिपिड से भी बाइंड करते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रोटीन से, बट मैम्ब्रेन लिपिड से भी बाइंड कर रहे हैं ना, विच न्यूट्रलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ मैम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पूरा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रोटीन के ही उससे बाइंड कर रहे हैं, लिपिड से भी बाइंड करते हैं, मैम्ब्रेन लिपिड से भी बाइंड करते हैं डिटर्जेंट। सो इस तरीके से ये डिटर्जेंट जो है हम इंटीग्रल मैम्ब्रेन प्रोटीन को विद द हेल्प ऑफ आयनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, किसको, लिपिड के मैम्ब्रेन प्रोटीन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अक्रॉस द मैम्ब्रेन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मैम्ब्रेन। बहुत कुछ सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे जो नॉन पोलर होते हैं मोस्टली डाउन द ग्रेडियंट मूव कर जाएंगे, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक होंगे, लिपिड भी तो हाइड्रोफोबिक है तो वो इजीली मूव कर जाएंगे। कुछ जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ये भी डाउन द ग्रेडियंट ही होता है, यानी कि अगेंस्ट जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी एंड लो कंसंट्रेशन वहाँ पे मूव करेंगे, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है डाउन द ग्रेडियंट। फिर एक हमारे पास होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, लेकिन अगर एटीपी का यूज़ हो रहा है तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहे हैं, लाइक ड्रिवन बाय आयन मूविंग अलॉन्ग द ग्रेडियंट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे ही हम आयन की हेल्प लेके उससे जो एनर्जी जा रही है, क्योंकि एक टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन जाता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेज रहे हैं। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स होता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया डाउन द ग्रेडियंट, सिंपल डिफ्यूजन हो गया, कुछ आयनोफॉर्म मीडिएटेड होते हैं यानी कि आयन का ट्रांसपोर्ट, ये भी डाउन द ग्रेडियंट ही होता है। कुछ चैनल्स होते हैं, चैनल भी डाउन द ग्रेडियंट होता है। तो इस तरीके के चैनल्स होते हैं, है ना, कैरियर होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट होता है इस तरीके से मेम्ब्रेन में, इन सब की हेल्प से। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अक्रॉस द ग्रेडियंट होता है, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। सिंपल डिफ्यूजन होता है, जैसे आयंस, गैसेस, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक चले जाते हैं। ग्रेडियंट जो होता है सेम मॉलिक्यूल शुड बी देयर, हाँ सेम मॉलिक्यूल का ग्रेडियंट होना चाहिए, थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल होता है, डेल्टा जी इसका नेगेटिव होता है। जैसे गैसेस होते हैं ना O2 N2 CO2, ये स्मॉल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इजिली डिफ्यूज हो जाते हैं। देन जैसे फिनाइल एल्निन हो गया, टर्पीन हो गया, कीटोन बॉडीज एंड एल्केलॉइड्स, ये लार्ज लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये भी इजिली मूव कर जाते हैं। H2O, यूरिया, देन जो अमाइनो हो गया, NH3 अमोनिया एंड स्मॉल पोलर अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर ये मूव कर जाते हैं। पोलर है लेकिन अनचार्ज हैं तो ये फिर मूव करते हैं, एंड जो चार्ज होते हैं ये तो सबसे लास्ट में जाएंगे, चार्ज मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, इनकी जो डिफ्यूजन पावर होती है वो तो सबसे ही कम होती है, ये मूव करते हैं सबसे एंड में। तो सबसे ज़्यादा गैसेस, देन जितने भी लार्ज एंड जो लार्ज होंगे एंड नॉन पोलर होंगे वो मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। मेम्ब्रेन जो हमें पता है ये सेमी परमेबल होती है, मींस ग्रेडियंट इज देयर, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग और कैन पास, बट अगर ग्रेडियंट नहीं है तो ये परमेबल नहीं होती है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि जो गैसेस होते हैं वो ईजिली मूव कर जाती हैं, परमेबल होती हैं। देन इथेनॉल, वाटर, यूरिया, एंड ये जो होते हैं स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, नो, पहले हाँ गैसेस हो गई। देन हमारे पास जो है ये इथेनॉल होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर मूव कर जाते हैं। उसके बाद ये होता है, देन ये होते हैं हमारे लार्ज अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए।
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज नहीं मूव कर पाते, आयंस नहीं मूव कर पाते, जो हमारे चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होता है जैसे अमाइनो एसिड, एटीपी, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये भी नहीं मूव कर पाते। सो गैसेज ईजिली मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो है याद रखना है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट जो ग्राफ आता है, दैट इज़ ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद हमारा आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें हमें कोई भी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टर यूज़ होता है। अब हम आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर लार्ज मॉलिक्यूल के लिए जैसे वायरसेस हो गए, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस होते हैं। एंडोसाइटोसिस ऐसे अंदर जाएगा, वेसिकल बन जाएगा, इंडियन सेल से एग्जिट कर देगा। सेल दैट परफॉर्म एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस एट द सेम टाइम, इसको हम बोलते हैं ट्रांसाइटोसिस। ये पूरा सेल जो है ऐसे परफॉर्म करती है लार्ज मॉलिक्यूल के। एक्टिव प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम वाटर का डिफ्यूजन देख लेते हैं एक बार। वाटर का जो डिफ्यूजन होता है, अभी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना अभी हम पैसिव ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में वाटर का डिफ्यूजन जो होता है, स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। हाई H2 कंसनट्रेशन से लो H2 कंसनट्रेशन में मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक, यानी कि जहाँ पे लैस सॉल्यूट होता है, टू हाइपरटोनिक। लैस सॉल्यूट मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो हाई कंसनट्रेशन टू द हाइपरटोनिक जहाँ पे मोर सॉल्यूट एंड लैस सॉल्वेंट होता है, वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो इसलिए लैस सॉल्यूट से मोर सॉल्यूट की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लैस सॉल्यूट कंसनट्रेशन, जहाँ पे H2 ज़्यादा होता है, टू मोर सॉल्यूट कंसनट्रेशन। तो इसका मूवमेंट ऐसे होता है वाटर का। देखो एनिमल सेल में अगर आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को रखेंगे ना, हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि बाहर जो है सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एंड सॉल्वेंट की वाटर कम है, तो वाटर जो है मूव आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस सोल्यूशन इन द रेफरेंस विद सेल, सेल एज हाई हो रही है तो सेल जो है वो श्रिंक्ड हो जाएगी, श्रिवल्ड हो जाएगी, एक्सोऑस्मोसिस होगा एनिमल सेल में। आइसोटोनिक में जो है नॉर्मल अमाउंट होता है वाटर का, एंटर इज इक्वल, सो वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम रख रहे हैं तो वाटर जो है वो अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, वाटर अंदर जाएगा, तो ये होता है एंडोऑस्मोसिस। सेल इसमें लाइज्ड हो जाएगी। तो इस केस में सेल एकदम बर्स्ट हो जाती है जब वाटर अंदर जाता है, सेल इज लाइज्ड। इस केस में सेल जो है वो श्रिवल्ड हो जाती है, ऐसे सिकुड़ जाती है एनिमल सेल। लेकिन सेम अगर हम प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में जो हाइपरटोनिक होती है, सेल वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। क्योंकि हम ये बाहर जो है हमारी सेल वॉल होती है, इस केस में सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, वाटर जैसे ही मूव बाहर जाता है, तो सेल वॉल हमारी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता है। प्लाज्मा मैम्ब्रेन जो होता है इज़ नॉट एक्सर्टिंग प्रेस, सेल वॉल पे कोई प्रेशर नहीं लगा रही है इस केस में। देन एक होता है हमारे पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें वाटर जो है वो अंदर जाता है, सेल जो है वो टर्जिड हो जाती है, लेकिन इसमें वो बर्स्ट नहीं होती क्योंकि सेल वॉल होता है, ठीक है। एनिमल सेल में वो बर्स्ट हो जाती है। यहाँ पे हमें पता है कि टर्गर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है वॉल प्रेशर के, सो नो वाटर कैन एंटर, सो कोई भी वाटर ऐसे इसमें मूव नहीं कर सकता, क्योंकि टर्गर प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल के प्रेशर के इक्वल होता है। हैंस टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल होता है। क्योंकि देखो जब एक प्रेशर जो होता है ना, सेल वॉल भी तो लगा रहा होता है ना उस पर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। तो बस इस केस में याद रखना कि प्लांट के केस में यही होता है। तो ये जो होता है ना रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर हम देखें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन ऑफ वाटर का जो ग्राफ आएगा सिंपल डिफ्यूजन का, वो इसी तरीके का आएगा, क्योंकि मोर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोर डिफ्यूजन होगा। सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोई सेचुरेशन पॉइंट नहीं आता। ये स्लोएस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्ट का। 10⁻⁻0 से लेकर 10⁻²⁴ मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं पर सेकेंड, ठीक है। और चैनल्स में देखो रेट ऑफ मूवमेंट होता है 10⁻⁷ से 10⁻8 आयंस पर सेकेंड मूव हो सकते हैं चैनल्स में। देन अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें, ट्रांसपोर्टर में 10⁻² से 10⁻4 मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, ये दोनों पैसिव में ही है। एंड इसमें 10⁻0 से 10⁻3 आयंस, तो सबसे ज़्यादा चैनल्स में मूवमेंट होता है, रेट ऑफ मूवमेंट 7 to 8।
ठीक है, और ये सबसे स्लो मूव करता है डिफ्यूजन जो होता है। अब हम आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प होती है। ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं हमारे पास चैनल होते हैं एंड कुछ कैरियर होते हैं। आयंस चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स होता है। सो ये हमारे पास होते हैं ट्रांसपोर्टर, आयन चैनल्स जैसे जो आयन को मूव कराएंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ठीक है। आयंस जो होते हैं इसमें कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। इनका हाईएस्ट ट्रांसपोर्ट रेशियो होता है चैनल का। कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं देखने को मिलता, मतलब जैसे भीड़ नहीं लगी होती तो बाहर से एकदम अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। सो ये एक तरीके के ओपन पोर्स होते हैं। ये गेटेड भी हो सकते हैं, नॉन गेटेड होते हैं जो हमेशा ओपन ही रहते हैं। एंड ये हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को भी मेंटेन करते हैं ना। चैनल प्रोटीन जो होता है ये मल्टीपल मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन होता है। गेटेड भी हो सकते हैं, नॉन गेटेड भी हो सकते हैं। नॉन गेटेड मतलब जो ओपन ही रहते हैं हमेशा। कैरियर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स, अमाइनोसाइड्स, ये इसमें मूव करते हैं कैरियर प्रोटीन्स पे। लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स आयन चैनल्स में तो आयन ही मूव करेंगे। कैरियर जो होता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज होगा इसके स्ट्रक्चर में। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। मॉलिक्यूल्स जो है कैन बाइंड डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कैन बाइंड आउटसाइड और इनसाइड। सो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंड कर सकते हैं बाहर के साइड भी एंड इनसाइड के साइड भी, मतलब अंदर साइड भी बाइंड कर सकते हैं। सो जो नॉन गेटेड चैनल्स होते हैं ना, जैसे ओपन जो पोटेशियम का चैनल्स होते हैं, है ना, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी मेंटेन करता है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अब मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड हो गए, बाहर भी एंड इनसाइड भी, ठीक है। तो ये याद रखना आयन और कैरियर चैनल और उसके बीच में। चैनल्स पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वैसे। सो मैम्ब्रेन स्पैनिंग की अगर हम बात करें, मैम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है इनके अंदर। एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स होता है। प्रोटीन के पास मल्टीपल सब यूनिट होती है। ये हम चैनल के बारे में देख रहे हैं अभी, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज आयंस टू बी ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट इज देयर फॉर पर्टिकुलर आयन। अंदर एक सेलेक्टिविटी फिल्टर होता है, ऐसा नहीं रैंडमली मूवमेंट हो गया किसी भी आयन का। एक सेलेक्टिविटी फ़िल्टर होता है, जैसे कि इसका मूवमेंट होना है, वाटर का चैनल के थ्रू मूवमेंट होना है, तो इस तरीके से ये मूवमेंट होता है वाटर का। ऐसा चैनल होता है आउटसाइड एंड इनसाइड। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सो आयंस जो होता है ऑफ करेक्ट डायमेंशन वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं आयंस को। आयंस आर ट्रांसपोर्टेड इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म इन आउटसाइड इन साइटोसॉल में अगर हम देखें वाटर मॉलिक्यूल होते हैं विच सराउंड देम, बट इन द चैनल इट इज़ इन फॉर्म डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। चैनल में जो है आयंस, बाहर तो वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहे थे, लेकिन चैनल के अंदर जाते ही वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। जो भी आयंस जो हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएंगे चैनल के अंदर जाते ही। अंदर एक सेलेक्टिविटी फ़िल्टर होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक आयन को ही पास करता है। इस तरीके से होता है ये मूवमेंट। एंड अंदर जाते ही डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं है ऐसे, क्योंकि बाहर और अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल होते ही है ना। hydrated ion is the correct dimension, that is only hydrated potassium ion will come near the potassium channel। हाँ, तो इस तरीके से वो करेक्ट डायमेंशन ओनली हाइड्रेटेड पोटेशियम आयन वहाँ तक जाएगा, उसके बाद अंदर जाते वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास जो आयन चैनल की हमने बात करी, कुछ गेटेड होता है एंड कुछ नॉन गेटेड होता है। चैनल आप मेट्रो स्टेशन की तरह देख सकते हो कि बहुत सारी भीड़ एकदम से अंदर जा रहे हैं। सो ऐसे मूवमेंट होता है चैनल्स में, आयन चैनल्स का, ठीक है। और इनमें कोई कन्फर्मेशनल चेंज कुछ नहीं होता आयन चैनल्स में। और ये होते हैं हमारे पास कुछ लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं एंड मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स होता है। सो डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स होते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स जो होता है ना, ये होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करता है टू द चैनल एंड गेट को खोल देगा।
ये एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं, इंट्रिंसिक हो सकते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल, यानी कि बाउंड फ्रॉम साइटोसॉल इंट्रासेल्युलर लिगेंड हो या एक्स्ट्रा सेल्युलर लिगेंड हो, ऐसे हो सकता है। तो ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। विल बी इन क्लोज्ड स्टेट, जैसे लिगेंड बाइंड होगा वो ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड, हम जैसे पोटेशियम चैनल देखते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओपन एंड चेंज होता है ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज में चेंज हो जाता है। कैल्शियम गेटेड भी इसमें आ सकते हैं। मैकेनिकल गेटेड जो मैकेनिकल प्रेशर से खुलते हैं, ओपन ड्यू टू मैकेनिकल प्रेशर, जैसे स्टिमुलस उनको कोई मिला, कोई टच रिसेप्टर मिला, हियरिंग मिली, जैसे हेयर हो गए, ऑडिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, कोई भी उनको अगर मैकेनिकल गेटेड यानी कि मैकेनिकल प्रेशर या कोई स्टिमुलस मिलता है, टच रिसेप्टर मिलता है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं गेटेड आयन चैनल होते हैं, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं जो हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। सो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल होता है एंड कुछ लिगेंड गेटेड क्लोराइड चैनल्स भी होते हैं। ये एक्साइटेटरी होते हैं, जैसे एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड एसिटाइल कोलिन जो होते हैं, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये अगर जाएंगे लिगेंड ऐसे बाइंड करेंगे तो ये उसको क्या करेंगे, लिगेंड गेटेड में सोडियम जाएगा। सोडियम चैनल्स जो होते हैं ना, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल एक्साइटेटरी होते हैं एंड ये अगर बाइंड करेंगे डीपोलराइजेशन कॉज करेंगे। और इसी तरीके से एसिटाइल कोलिन गेटेड सोडियम चैनल जो होता है प्रेजेंट ऑन डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन एज सोडियम एंटर इन सेल, जैसे ही सोडियम एंटर करेगा सेल में तो डीपोलराइजेशन कॉज हो जाता है। ऐसे लिगेंड गेटेड क्लोराइन चैनल्स भी होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं, जैसे गाबा एंड ग्लाइसिन, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास होते हैं एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड एसिटाइल कोलिन, ये बाइंड करते हैं तो जो सेल है वो डीपोलराइज हो जाती है। सोडियम जो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल है ना, वो बाहर खुल जाते हैं जैसे ये बाइंड करते हैं। तो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होंगे तो सेल डीपोलराइज हो जाएगी क्योंकि सोडियम अंदर जाता है। इसी तरीके से ये क्लोराइन वाले हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही क्लोराइन अंदर जाता है सेल में तो वो हाइपर पोलराइजेशन कॉज करता है। तो ये इस तरीके के होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल, है ना। कुछ हमारे पास एक्वापोरेंस होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल्स होता है। एक्वापोरेन ये टेट्रामर होते हैं एंड हर एक सब यूनिट जो होती है ना, टेट्रामर होते हैं 4 हो गई, 1 2 3 4, एंड हर एक सब यूनिट 6 टाइम अल्फा हेलिक्स पास करती हैं। ऐसे टेट्रामर होते हैं, हर एक सब यूनिट 6 बार पास करेंगी। स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड अनचार्ज भी इससे पास कर सकते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल पास ही नहीं कर सकते। एक्वापोरिन के पास एक सेलेक्टिविटी फिल्टर होता है एनपीए, जिसको हम एस्पेरेजिन प्रोलीन एलिनीन बोलते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल को परफेक्टली रिकॉग्नाइज करता है एनपीए। H2O, NH3 एंड गैसेस भी इससे पास हो सकती हैं, वाटर NH3 एंड गैसेस, लेकिन जो अमोनियम NH4 प्लस चार्ज इससे पास नहीं होगा एक्वापोरिन से। एक्वापोरिन जो होता है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोकेटेड ट्यूबुल जो होती है नेफ्रॉन की किडनी में एंड डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एक्वापोरिन। इसके बारे में और डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे इसका थोड़ा स्ट्रक्चर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं। पोरेंस जो होते हैं ये चैनल की तरह काम करते हैं। देयर मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन में एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं। ये क्या होते हैं, दे एग्जाम्पल अगर हम देखें ई कोलाई में एक होता है माल्टोपोरिन एंड पोरिन्स जो होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की। ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए परमेबल होते हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। दैट इज़ ऑल स्मॉल मॉलिक्यूल जिसमें 1000 डाल्टन अप टू 1000 डाल्टन वो पास कर सकते हैं इसके थ्रू। वाटर हो, सोडियम हो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड हो, ट्रांसपोर्ट करेंगे अलॉन्ग द ग्रेडियंट। तो तभी हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली लेयर तो परमिएबल ही होती है क्योंकि उसमें पोरिन से प्रेजेंट होता है। अगर हम CFTR देखें, ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल है। वैसे अभी हम पूरे जो है ये चैनल्स ही पढ़ रहे हैं ना, एक्वापोरिन्स देख लिया हमने, पोरिन्स देख लिया, जो कंसंट्रेशन के बेसिस पे मूव करा रहे हैं। एंड एक हमने देख लिया CFTR जो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस
फाइब्रोसिस ट्रांसकंडक्टेंस रेगुलेटर। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक चैनल होता है, लेकिन ये एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली से बिलोंग करता है, पम्प से बिलोंग करता है। यहाँ पे भी पैसिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है ना, एटीपी बाइंड होता है ताकि जो सीएफटीआर है वो खुल जाए। एटीपी हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे एटीपी सिर्फ चैनल को खोलने में यूज़ हो रहा है सीएफटीआर में। जैसे ये सीएफटीआर का चैनल होता है, दो ऐसे T1 T2 डोमेन होते हैं एंड A1 एंड A2 डोमेन होता है। तो एटीपी सिर्फ यहाँ पे बाइंड करता है सिर्फ ये चैनल ओपन होने के लिए, बाकी और कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, फॉस्फेट इज रिलीज्ड, फिर वो इसी स्टेट में चला जाता है। सो एटीपी सिर्फ चैनल को खोलने में हेल्प करता है सीएफटीआर में। जो एबीसी होता है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट फैमिली, इफ़ देयर इज़ अ म्यूटेशन इन दिस तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। ये जो चैनल होता है ना, ये रेस्पिरेटरी एयरवेज में प्रेजेंट होते हैं। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले चैनल रेस्पिरेटरी एयरवेज में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी एयर ल्यूमेन है, यहाँ पे हमारा हाइड्रेटेड म्यूकस मेंटेन होता है। अगर सीएफटीआर अच्छे से काम कर रहा है ना, तो क्लोरीन यहाँ पे जाएगा एंड देन सोडियम भी जाएगा, फिर यहाँ पे वाटर मेंटेन रहता है, हाइड्रेटेड म्यूकस। क्योंकि क्लोरीन जाएगा, सोडियम जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली वाटर जो है वो मूव करेगा। वाटर जो है वो लेस सॉल्यूट से मोर सॉल्यूट की तरफ मूव करता है, तो वाटर जो है मूव करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये सॉल्यूट विल एंटर, सो वाटर मूव करता है लेस से हाई सॉल्यूट के। लेकिन अगर सीएफटीआर म्यूटेट हो गया तो क्लोराइड और सोडियम का कोई मूवमेंट नहीं होगा, H2O भी नहीं आएगा, म्यूकस डिहाइड्रेटेड होगा एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। देन सॉल्यूट यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऐसे कॉज हो सकता है अगर ये म्यूटेट हो जाए तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एयरवेज में। सो सीएफटीआर जो है वो हमारे म्यूकस को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, हाइड्रेटेड म्यूकस मेंटेन करता है अगर सीएफटीआर मतलब वर्क कर रहा हो अच्छे से। तो ये सब हमने चैनल्स के बारे में देखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा कैरियर प्रोटीन्स होता है। चैनल हमने देख लिया, ठीक है, कि वो मूव करते हैं हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन आयंस मूव करते हैं। एंड सीएफटीआर का हमने एग्जांपल देखा, वो एबीसी वैसे तो पंप से बिलोंग करता है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही हम पढ़ लेते हैं। लीगेंड गेटेड चैनल होता है, कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, जैसे कैल्शियम का चैनल होता है ना, और ये मैकेनिकल वाले टच रिसेप्टर्स होते हैं, हेयर वाले सेंस ऑडिटरी सिग्नल, ये सब इसमें चैनल में ही आ जाता है। कुछ होते हैं हमारे पास कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्टर हम देखते हैं ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। एनायनिक एक्सचेंज प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, जैसे बैंड 3 हो गया, ये 14 टाइम स्पैन करता है प्रोटीन, बैंड 3 प्रोटीन। ये आरबीसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ एनायन, दैट इज बाइकार्बोनेट और क्लोरीन जो होता है टिश्यू में, उनके बीच में लंग्स यहाँ पे जब एक्सचेंज होता है ना पूरा, उसमें ये इन्वॉल्व होता है बैंड 3 प्रोटीन। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन होता है जो कि इनके एक्सचेंज में हेल्प करता है। बाइकार्बोनेट बाहर जाता है एंड क्लोराइन अंदर जाएगा, इस केस में मूव करता है। ऐसे यहाँ पे ऑपोजिट मूव करेगा लंग्स में, क्योंकि यही तो होता है ना, आरबीसी जो होती है, अगर हम टिश्यू के पास है आरबीसी, तो बाहर टिश्यू से CO2 लेगा प्लस H2O से बाइंड करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आयन बनाएगा प्लस HCO3, जो बाहर जाता है आरबीसी से, एंड देन क्लोराइड अंदर आता है, बैंड 3 के थ्रू ही जाता है, एंड देन जब लंग्स के यहाँ पे जाता है तो ये जो है वापस से अंदर आ जाता है, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड बाहर जाता है, तो ये वापस से CO2 में कन्वर्ट होता है एंड इस तरीके से CO2 बाहर जाती है एंड O2 जो है वो अंदर जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें ये बैंड 3 ही इन्वॉल्व होता है। इट वर्क्स डिफरेंटली एट टिश्यू लेवल एंड एट लंग्स। सो CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन HCO3 बाइकार्बोनेट फॉर्म में ही CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्टर हो गया। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जैसे GLUT1 आरबीसी में होता है, लीवर में GLUT2 होता है, न्यूरॉन्स में, ब्रेन में 3 होता है। GLUT4 एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स,
एंड फ्रक्टोज के लिए ज़्यादा एफिनिटी GLUT5 की होती है, याद रखना। कैरियर प्रोटीन्स जो है ब्रिंग कन्फर्मेशनल चेंज होता है इनके T1 कन्फर्मेशन से T2 कन्फर्मेशन, यानी कि उसमें कोई कन्फर्मेशनल चेंज नहीं था चैनल में, कैरियर प्रोटीन में होता है, तब ग्लूकोज को रिलीज़ करता है। जैसे ग्लूकोज बाइंड होगा तो उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा, तब ग्लूकोज जो है अंदर रिलीज़ होगा एंड ट्रांसफर इट इनटू द ब्लड। जैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड देन उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये सब कैरियर प्रोटीन यूज़ होते हैं GLUT1। एंड फ्रक्टोज के लिए GLUT5 यूज़ होता है। तो ये इस तरीके से होता है ग्लट कैरियर प्रोटीन्स में। जैसे ये हो गया ग्लूकोज जो है इट इज़ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू सेल, देन सेल टू ब्लड डिफ्यूजन होता है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। हाँ, जैसे ये अगर हमारी ये एपिकल मेम्ब्रेन है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज जाता है, 2 सोडियम के थ्रू जाएगा यहाँ पे, तो सोडियम ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्टर होता है, यानी कि ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम भी जाएगा। देन अंदर जो हमारा होता है यहाँ पे ग्लूकोज GLUT2 के थ्रू जो है वो ब्लड में चला जाएगा, GLUT2 के थ्रू। एंड यहाँ पे जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस भी होता है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे, सो GLUT2 के थ्रू चला जाता है ब्लड में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई ग्रेडियंट की ज़रूरत तो है नहीं, सोडियम शुड बी देयर, सो फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम होना चाहिए, शुड बी देयर। जैसे हम ORS का घोल बनाते हैं क्योंकि उसमें सोडियम ग्लूकोज का सोल्यूशन रहता है, सो ग्लूकोज इसलिए जल्दी अंदर जाता है। डाइट्री ग्लूकोज जो है हाई डाइट्री, हाँ, NaCl। तो इस तरीके से याद रखना है ये, ठीक है। ये इस तरीके से ग्लट जो है ट्रांसपोर्टर यूज़ होता है। और ये जो ग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसका ग्राफ तो ऐसे आता है, कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे ऐसे जाएगा, लेकिन जो आयन चैनल होता है उसका इस तरीके से जाता है, नहीं सैचुरेट तो नहीं होता, लेकिन जो चैनल का ग्राफ होता है वो ऐसे जाता है, ठीक है। सो एंड देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ये जाएगा, जैसे हमने कैरियर प्रोटीन्स अपने देखे ना, उनका यही होता है। कैरियर प्रोटीन का फैसिलिटेटेड में गेट्स होते हैं एंड सैचुरेशन होता है, ओनली एंटर थ्रू गेट के थ्रू ही जाते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में एंटर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और सैचुरेशन में लिमिटेशन होती है, यहाँ पे लिमिटेशन होती है फैसिलिटेटेड में। फैसिलिटेटेड की अगर हम बात करें, इसमें चैनल आ जाते हैं, कैरियर प्रोटीन आ जाते हैं, तो ये कैरियर प्रोटीन में हमें सैचुरेशन देखने को मिलती है। आयन चैनल में जैसे ही ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ेगा तो ये मतलब मोर होगा, कंसनट्रेशन होगा तो आयन चैनल बढ़ते जाएंगे, लेकिन कैरियर प्रोटीन में हमें सैचुरेशन देखने को मिलता है। कैरियर प्रोटीन में चैनल्स में सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता है, कैरियर प्रोटीन में सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसमें जो है कन्फर्मेशनल चेंज होता है, ठीक है। तो ये होता है फैसिलिटेटेड में, क्योंकि गेट्स भी होता है ना, आयन चैनल भी अगर हम देखें तो गेटेड आयन चैनल भी होते हैं कुछ हमारे पास, नॉन गेटेड आयन चैनल भी होते हैं, बट गेटेड आयन चैनल में भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली सिंपल का ऐसे होगा एंड कैरियर प्रोटीन का ऐसे ही जाएगा, इसमें सैचुरेशन होता ही होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट।